Hello students, welcome to the world of biology with Ahmed Excellence classes। तो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के बारे में काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं और होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होंगी, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ लेक्चर्स देखोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, आपको घर पे पढ़ाई भी करना पड़ेगी। कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करते हैं, कंटिन्यूसली क्रॉस क्वेश्चंस में लगे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं स्टडीज को, लेकिन हर बच्चे ने ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ सके। बूस्टर कोर्स के लिए हमें बहुत कम समय मिला था, लेकिन जो बच्चों का फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से हमारा 50% बच्चों का अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा इन द सेंस मोर देन 300, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही आप लोगों का भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आज से 2 साल के बाद अच्छा आएगा, मतलब आप पढ़ाई करोगे, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपका भी नाम यहाँ पर बैनर पे आएगा, पोस्टर पे आएगा। हम ऐसा कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर नहीं चलने वाला। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही, लेकिन यहाँ पर मैंने की अप्रोच रखा कि सर तो पढ़ाए जा रहे हैं, गवाने सर पढ़ा रहे हैं, पाटिल सर, शेरकर सर पढ़ा रहे हैं, स्टडीज चालू हो गई। हमारी भी एक स्टडीज एमसीक्यूज ओरिएंटेड फिर से हम रिवाइज करते हैं हर साल। तो हमारा भी रिसर्च चालू है हर बच्चे पर, डिफिकल्टी लेवल पर, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर। कंटिन्यूसली हमारा मेड एक्सलेंस क्लासेस का स्टाफ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ रहता है हर वक्त। ये एक अच्छी बात है, अपने आप को रिवाइज करते हैं, अपने आप को फिर से अपग्रेड करते हैं नए बच्चों के लिए नए अंदाज में। तो यहाँ पर स्टडी कैसी होना चाहिए, 11th के बच्चे हैं उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये मैं यहाँ पर आज शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद हमारे रेगुलर टॉपिक की तरफ मैं आने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए की अप्रोच, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया हूँ और मैंने 3 पॉइंट वहां पर मेंशन किया हूं बच्चों। एक है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है मेमोराइजेशन और तीसरा है एप्लीकेशन। ये 3 की पॉइंट जो बच्चा आज से 2 साल तक लेकर के चलेगा, ऐसे ही बच्चे एक अच्छा रैंक ला पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, इन रिलेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कुछ भी हो सकता, फिजिक्स में हो सकते, केमिस्ट्री में हो सकते, बायोलॉजी में हो सकते। आपको हर एक बीट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड में आप रट्टा मारोगे और लिख लोगे वहां पर अच्छे से रट्टा मार के, मार्क्स भी आ जाएंगे अच्छे, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो नीट में आपका सिक्का नहीं चलने वाला। मतलब ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ही होना है एक एक बीट की। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो आपने देखा है अभी लास्ट 2022 का जो पेपर था उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्यों तो रट्टा तो सब मारा था, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी होने की वजह से कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, बच्चे वहां पर फेल हो गए बहुत सारे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए प्रॉपर केयरफुली आपको लेक्चर्स अटेंड करना है, एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करना है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रट्टा मार के भी कुछ फायदा नहीं होने वाला आप लोगों का। तो मेमोराइजेशन के लिए तुम डिफरेंट टाइप के निमोनिक्स यूज कर सकते। निमोनिक्स का मतलब क्या है कि शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर सकते। आप बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स रहते, स्टोरी के फॉर्म रहते, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे रिलेट कर सकते बहुत सारी चीजों। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट प्लेयर्स के नाम आप रिलेट कर सकते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से। और भी बहुत सारे जो साइंस के कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि 12 क्रेनियल नर्व है हमारे, तो उसको याद करने के लिए आप कुछ नामेनक्लेचर देख सकते।
जैसे बहुत सारे लोग मूवीज का शौक होता है, बॉलीवुड के एक्टर्स से रिलेट कर सकते, या फिर क्रिकेट प्लेयर से रिलेट कर सकते, या फिर आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो जितने नेताओं के नाम से रिलेट कर सकते बहुत सारे कंसेप्ट को, इसलिए कि आपको याद रहे। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, मेमोराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं वो भी। और जो अंडरस्टैंड पॉइंट है और जो मेमोराइज्ड पॉइंट है, जो रट्टा मारे थे, उसका एप्लीकेशन, ये दोनों पॉइंट्स का एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन कहां पर? एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में एप्लीकेशन है, मतलब क्या कि बहुत पढ़ लिया, बहुत रट्टा मार लिया, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने की बारी आ रही तो वहां पर जो घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप तो जो भी एमसीक्यूज होते हैं उस एमसीक्यूज को आपको अप्लाई करते आना चाहिए। मतलब आपने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर ली, बहुत अच्छे से रट्टा भी मार लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर अगर आप के रॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपको वो अप्लाई करते नहीं आ रहा है नॉलेज जो आपने स्टडी किया है। तो यहाँ पर एक बात तो हमको क्लियर हो गई है कि जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसको अंडरस्टैंडिंग से करना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से मेमोराइज भी करना है, ताकि जो कंफ्यूजन हो सकता है एमसीक्यूज में, वो कंफ्यूजन से हम बचे रहे। तो अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइज्ड क्वेश्चन कंटेंट को जो भी एमसीक्यूज आएगा उस पर अप्लाई करते आना चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए, इसके लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस इन द सेंस हमको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी इस केस में, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर हीडिंग में यहाँ पर कैटेगराइज किया हूँ, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ये दो हीडिंग में मैंने इसको कैटेगराइज किया हूँ। मतलब ये सेंट्रियोल हम किसे कहेंगे और सेंट्रोसोम, ये भी मैं डिफरेंस यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। अब कोई भी सेल होता है बच्चों, आगे हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और सेल साइकिल, ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं आगे। तो वहां पर हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, जब भी सेल डिवीजन का टाइम करीब आएगा किसी सेल का तो उस सेल के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें, राउंडेड कवरिंग होंगी उसको, और दो अलग अलग प्रोटीनिशियस बॉडीज होंगे, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होंगे। तो ये होल स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहेंगे, ये होल स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहेंगे। और ये जो अंदर दो अलग अलग यूनिट है, इसको यूनिट फॉर्म में हम सेंट्रियोल कहेंगे। इसको यूनिट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? सेंट्रियोल कहेंगे। अब ये सेंट्रियोल का काम क्या होता है और ये सेंट्रियोल एग्जैक्टली होते क्या है, ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए ये जो सेंट्रियोल है, ये जो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये कवरिंग से वो बाहर निकलते हैं और सेकंड स्टेप में क्या होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये पर्टिकुलर सेंट्रियोल क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच हो जाएंगे बेसल बॉडी के हेल्प से। मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था सीलिया और फ्लैजेला, वो किस चीज से अटैच थे? बेसल बॉडी से अटैच थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये सेंट्रियोल भी बेसल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होंगे और अटैच होने के बाद जो उनका दूसरा काम होगा वो होगा स्पाइंडल फॉर्मेशन। स्पाइंडल फॉर्मेशन के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। यहां पर मैं उसको शॉर्ट में इलेबोरेट करूंगा। स्पाइंडल फॉर्मेशन मतलब प्रोटीनिशियस थ्रेड्स बनेंगे। जब भी सेल डिवीजन का टाइम करीब आता है तो हमारे जो क्रोमोसोम है वो एक्स शेप में आ जाते हैं, मतलब जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। क्रोमैटिन क्या है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रोटीन के धागे यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन के धागे साथ में बाइंड होने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं 50-50% जेनेटिक कंटेंट को। मतलब ये क्रोमोसोम्स को वो अपोजिट डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। 50% क्रोमोसोम के कंटेंट ऊपर चले जाएंगे और 50% क्रोमोसोम्स के कंटेंट नीचे चले जाएंगे। तो ये सेल डिवीजन के टाइम जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, वो डिवाइड करने के लिए जो बाइंडिंग होती है जेनेटिक मटेरियल के साथ, टाइटली बाइंडेड स्ट्रक्चर जो बनता है उसे मैं स्पाइंडल फॉर्मेशन कह सकता हूं। और ये जो स्पाइंडल फॉर्म होगा वो प्रोटीनिशियस थ्रेड्स के थ्रू स्पाइंडल फॉर्म होगा
और ये प्रोटीनियस थ्रेड्स इस सेंट्रियोल से अराइज होंगे। और ये सेंट्रियोल ये एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। मतलब ये सेंट्रियोल खास तौर पे एनिमल सेल में हमें दिखाई देंगे, प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो अब यहां पर देखिए ये जो पर्टिकुलर सेंट्रियोल बने थे, ये सेंट्रियोल का एग्जैक्टली कंटेंट क्या है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, वो भी एनसीईआरटी ने यहां पर मेंशन किया है। इसके जो फंक्शन है बच्चों, ये हम आगे सेल डिवीजन टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। यहां पर मैं अभी बात बताऊंगा कि ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल को अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जूम करने के बाद तो इस सेंट्रियोल को अगर हम कट करेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, इस एंगल से अगर उसको देखेंगे तो वहां पर 9 जो है वो पेरिफेरल फाइब्रिल्स हमें दिखाई देंगे। और ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, उसमें ट्रिपलेट टाइप का पैटर्न होगा। जो हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स है और प्रोटोफिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब ये इस तरीके से अगर इसको हम जूम करके देखते हैं इस सेक्शन को, तो इस तरीके के ट्रिपलेट वहां पर प्रोटीन हमें दिखाई देंगे। इस तरीके से वहां पर पैटर्न बनेगा। जो हमने सीलिया और फ्लैजेला में स्ट्रक्चर देखे थे ना, वहां पर भी इस तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे थे। वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे उसके अंदर फिर 9 अलग अलग छोटे छोटे प्रोटोफिलामेंट होते थे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते थे। वैसे ही यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। वहां पर पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो डबलेट फॉर्म में हमें दिखाई दिए थे। यहाँ पर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है बच्चों, ये ट्रिपलेट फॉर्म में दिखाई देंगे। मतलब जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये नंबर में 3 होंगे। और इसको अगर हम और थोड़ा सा जूम करते हैं एक रिंग को, तो एक रिंग में यहाँ पर 9 से ज्यादा प्रोटोफिलामेंट हमें दिखाई देंगे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ऐसे ही हर माइक्रोट्यूब्यूल में हमें प्रोटोफिलामेंट दिखाई देंगे। हर माइक्रोट्यूब्यूल में हमें प्रोटोफिलामेंट दिखाई देंगे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ये प्रोटोफिलामेंट कंपोजिशन होते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल का। इस तरीके के 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म में दिखाई देंगे। और ये माइक्रोट्यूब्यूल के जो बॉडीज है 9 इवेंचुअली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स के नाम से हमने उसको मेंशन किया। मतलब इसको पेरिफेरल फाइब्रिल्स कहते हैं। तो ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स सराउंडिंग में 9 नंबर में होते हैं। मतलब 9 + 0। जैसे वहां पर 9 + 2 था, सेंटर में 2 थे सीलिया और फ्लैजेला में, तो यहाँ पर 9 होंगे अतराफ में। और ये एक दूसरे के साथ हुक के साथ अटैच होंगे। स्पोक वहां पर होंगे बहुत सारे, और ये स्पोक और हुक ये एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जो स्पोक है और जो हुक है ये एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। एनसीईआरटी ने ऐसा बताया कि कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कार्ट व्हील मतलब ये जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए सेंट्रियोल है ये स्पाइंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और ये जो सेंट्रियोल है बच्चों, ये खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल्स का। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल्स का। ये ग्रुप के फॉर्म में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर फैशन में होते हैं, एक थिन कवरिंग के अंदर, उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और उसके एक यूनिट को हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल को अगर कट किया, उसका सेक्शन लिया ट्रांसवर्स, तो हमें वहां पर पेरिफेरल फाइब्रिल्स नजर आएंगे ट्रिपलेट फॉर्म में, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होंगे। और सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को आज का टॉपिक अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करिए, मैं उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।